नजीमाबाद में घर का इंतजाम किया है। बिजनौर सिटी से वहां पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा लगता है। अंदर सब इंतजाम पक्का है। उसको सूली चढ़ाना है तो पंखे से लटका सकते हैं। सूली के अलावा छुरी, जहर, कट्टे का भी बंदोबस्त है और कॉन्डम का भी। पर उसका बंदोबस्त करने से पहले आग में घी डालना भी तो जरूरी है। फैज, अरे कितना काम करेगा, हर वक्त काम काम। अरे थोड़ा सा आराम भी कर लिया कर बेटा। आराम की जरूरत अब आपको है अम्मी। कितनी दफे कहा है कि वो सिलाई कढ़ाई का काम छोड़ दीजिए, और अब तो कोचिंग के साथ साथ हमें अच्छी खासी पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई है। अगर अपनी अम्मी जान की आराम की इतनी ही फिक्र है तुझे तो निकाह कर लेना। कर लेंगे निकाह भी, लेकिन सबसे पहले हमें हिना का निकाह करवाना है। यही तो बदकिस्मती है हमारी। जान नहीं मांग रही, सिर्फ मिलने का वक्त मांग रही हूँ। कल तुम्हारे शहर आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं मायूस नहीं करोगे। जय हनुमान ज्ञानम सागर जय कपि लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामान जय नेत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंग कुमति निवार सुमत के संगे कंचन वरन विराज सुभेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और गजा विराज कांधे कुंचित। आप यहाँ पर सुंदरकांड करते रहिए और वहाँ पे आपका भांजा कांड पे कांड। रोज प्रताप तुम्हारा है पर सदी जगत हाँ, साधु। जितना ध्यान पूजा में दे रहे हो उतना ध्यान भांजे पर दिया होता तो अच्छा होता। और तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? स्कूल नहीं जाना? तुम्हारे पापा क्या स्कूल जाने का मुहूर्त निकलवाएंगे? नहीं मम्मी, बस हम जा ही रहे हैं। हाँ तो जाओ, ये लो टिफिन। रुको, हाँ मम्मा। कितनी बार समझाया है, दुपट्टा नीचे रखा कर, बड़ी हो गई है अब। संभल के जाना और टिफिन खा लेना, ठीक है? हाँ मम्मा। बाय। इधर रुकना। दस मिनट रुकिएगा, हम अभी आते हैं। चलो भाई, होटल रूम, सिंगल बेड, डबल बेड, डिलक्स, स्लीपर। सर 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 होटल रूम चाहिए देखो, सिंगल बेड, डबल बेड। अरे एसी रूम नॉन एसी। अरे मैडम, भाड़ा है मेरा। अरे भैया, हम ही तो 10 मिनट बोल के गए थे। गजब। चला एसी रूम, नॉन एसी रूम, सिंगल, डिलक्स 200 रुपए डिस्काउंट। चाहिए क्या? एसी रूम, डबल बेड, सिंगल बेड 200-300 रुपए डिस्काउंट। भैया, एसी वाला रूम मिलेगा क्या? सब रजनी स्कूल गई थी। छुट्टी के 1 घंटे बाद भी वो घर नहीं लौटी तो हमने उसकी सहेलियों से और स्कूल में पता किया और पता चला कि आज वो स्कूल पहुंची ही नहीं है। कौन से स्कूल में पढ़ती है रजनी? RK हाई स्कूल। रजनी मोबाइल यूज करती है? नहीं साहब, वो 15 साल की भी नहीं हुई, उसे मोबाइल कैसे दे सकते हैं हम लोग? प्रवीण, रजनी की फोटो सभी पेट्रोलिंग टीम्स को भेजो और इसके स्कूल में भी पता करो। ओके सर। आपको किसी पे शक है जो रजनी को गायब कर सकता है? नहीं सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो ना, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो।
वर्षीय रजनी के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस उसकी तलाश में जुट गई थी और उसके गायब होने के करीब 24 घंटे के बाद पुलिस को रजनी की एक जानकारी मिली। इस लड़की को देखा है? हाँ सर, कल इस बच्ची को हम देखे थे, स्कूल ड्रेस में थी ये। सर वो राकेश से क्या बात कर रही थी हमें कुछ नहीं पता, वो बहुत दूर पे खड़े थे और फिर सर वो उसी के बाद राकेश के साथ चली गई। राकेश कौन? लॉज का एजेंट है सर, लोगों को रूम दिलवाता है। सर ये राकेश शांति लॉज का एजेंट है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लॉज के लिए कस्टमर लाता है और फिर उसके लिए लॉज वाले से कमीशन भी देते हैं। लेकिन एक 14 साल की लड़की इस लॉज एजेंट से क्यों मिल रही थी? और जिस जगह ये दोनों साथ में देखे गए थे वो जगह रजनी के स्कूल से काफी दूर है, तो फिर रजनी वहां क्या करने गई होगी? सर मामला तो अटपटा ही लग रहा है और अब ये राकेश भी गायब है और लॉज वालों ने राकेश का जो नंबर दिया था वो भी बंद है। लेकिन इन दो हाँ वर्मा। सर ये राकेश संजय का भांजा है। क्या? राकेश संजय का भांजा है? तो मतलब ये हुआ कि राकेश और रजनी मेरे भाई बहन हैं। चाहिए क्या एसी रूम, डबल बेड, सिंगल बेड, 200-300 रुपए डिस्काउंट। भैया एसी वाला रूम मिलेगा क्या? सर संजय ने भी राकेश का वही नंबर दिया जो हमें शांति लॉज वालों से मिला था। लेकिन राकेश अभी है कहाँ? इसके बारे में कुछ बताया? नहीं सर, लेकिन सर पता चला है कि राकेश बहुत टेढ़ा आदमी है। जहानाबाद थाने में एक नाबालिग लड़की को गायब करवाने का केस चल रहा है उसके ऊपर। मुझे उस राकेश पर पूरा शक है। उस निकम्मे को घर से निकाल दिया तो मेरी बेटी को उठा के बदला लिया है उसने। अनीता, राकेश ऐसा नहीं कर सकता। माना कि वो सगा नहीं, पर वो भाई है रजनी का। भाई नहीं, कसाई है वो, जिसने अपनी मामी को नहीं छोड़ा वो रजनी को क्या छोड़ेगा। शकुनी मामा तो उस दिन भी भांजे को बचा रहे थे और आज भी उसकी करतूत जानकर कान पे जू तक नहीं रेंग रही। अरे सोच क्या रहे हो? जाके ढूंढो उसे। वो कमीना रजनी के साथ कुछ भी कर सकता है। राकेश का गायब होना उसको रजनी मिसिंग केस का सस्पेक्ट बना रहा था और यह भी सामने आया था कि राकेश पे पहले भी एक माइनर लड़की को गायब करने का आरोप लगा था, लेकिन अपनी 14 वर्षीय कजन रजनी को गायब करने में राकेश का कोई हाथ था। सर मैंने राकेश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। राकेश का फोन जहानाबाद में ही बंद हुआ था और उसके फोन से एक नंबर पे लगातार बात हो रही थी और वो नंबर जहानाबाद में आसमा के नाम पे रजिस्टर्ड। और जहानाबाद में ही राकेश के खिलाफ वो केस दर्ज हुआ था ना, जिसमें एक नाबालिग लड़की को अगवा करने का आरोप लगा था उस पर? यस सर। सर मैंने जहानाबाद थाने में भी बात की। उस नाबालिग लड़की का नाम आयशा है। सर आयशा को आसमा का बेटा शोएब अपने साथ भगा कर ले गया था। सर राकेश और शोएब की मां आसमा पर शोएब का साथ देने का भी आरोप है। सर हमें इस आसमा से ही राकेश की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और पूरे चांसेस हैं कि राकेश ने ही रजनी को गायब किया होगा, तभी वो फरार है। कौन सा नंबर? सर ये वाला है। ये वाला सर। राकेश के दोस्त शोएब की अम्मी हैं आप? जी। हमने सुना आजकल राकेश यहीं रह रहा। जी हाँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे साहब क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे साहब क्या हो रहा है? सर अंदर कोई नहीं मिला। आसपास भी सर्च करो। सर साहब हमने आपसे बोला था ना कि राकेश यहाँ नहीं है। वो क्या हुआ था ना साहब कि 6 महीना पहले राकेश के मामा मामी ने उसे घर से निकाल दिया था। उसके पास और कहीं रहने की जगह थी नहीं, इसलिए उसे हमने अपने पास रख लिया। लेकिन साहब 2 दिन से वो यहाँ भी नहीं आया है
अपनी कजन रजनी को गायब किया उसने। अगर उसके बारे में कुछ भी जानती हैं तो बताने में भलाई है आपकी। नहीं साहब, हमें नहीं पता राकेश कहाँ है। लेकिन ये तो पता होगा कि 4 महीने पहले राकेश ने आपके बेटे शोएब के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की आयशा को गायब किया था, और उस केस में आप भी इन्वॉल्व थी। कहीं राकेश वहीं तो नहीं है जहां पिछले 4 महीने से आपने अपने बेटे शोएब को छुपा के रखा है? आपको भी औरों की तरह गलतफहमी हो गई है साहब। हमने हमारे बेटे को कहीं नहीं छिपाया है, बल्कि हमारे बेटे शोएब को आयशा के बाप हारून ने 4 महीने पहले अगवा करके उसे मार दिया। और उसने अपनी बेटी आयशा के साथ भी यही किया होगा साहब, क्योंकि आयशा और हमारा बेटा शोएब आपस में प्यार करते थे। लेकिन आयशा के बाप को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक गरीब माँ का बेटा उसकी रईस बेटी से प्यार करता है। बेटी के साथ लगेगा तू? बेटी के साथ लगेगा? बेटी के साथ लगेगा? हाँ? आप मुझसे प्यार करते हैं। बेटी के साथ घूमेगा? माफ कर दीजिए। संभाल अपने बेटे को। अगर हमारी बेटी के पास नजर भी आया ना दोबारा तो अच्छा नहीं होगा, बता रहे, समझा? आयशा के बाप और उसके भाई अबू ने जीना हराम कर दिया था हमारे शोएब का, लेकिन इतना करने के बाद भी उनके कलीजे की आग ठंडी नहीं हुई। शोएब का कुछ पता चला? नहीं मौसी, लेकिन ये पता चला कि आयशा भी गायब है। आयशा भी गायब? गाड़ी, पुलिस। अच्छा वो साहब आप इसी के बेटे शोएब ने गायब किया हमारी नाबालिग बेटी को। पूछे से कहाँ रखा हमारी बेटी को, और ये इसी ने साथ दिया किडनैपिंग में उस लड़के का। साहब ये सब हारून की चाल थी। पहले तो उसने हमारे बेटे और अपनी बेटी को मार दिया, और फिर अपना गुनाह छिपाने के लिए उसने हम पर और राकेश पे झूठा केस लगा दिया। एक्सक्यूज मी। हेलो, सर इधर आइए, पीछे पीछे। सर ये देखिए, सर बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं था और शरीर पे कई जगह चोटों के निशान थे। सर शायद ब्रूटली रेप किया गया। सर और चाकू से गला काटा गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। रजनी के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। ओके सर। बदला पूरा हुआ। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्यों उसको हमारे घर में जगह दी तुमने? क्यों? वो कहाँ गया मेरी बच्ची को? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। हमें रजनी की डेड बॉडी नजीमाबाद से मिली, लेकिन रजनी गायब हुई थी बिजनौर से, जहां वो राकेश के साथ देखी गई थी। और राकेश का फोन बंद हुआ जहानाबाद में, जहां पर वो शोएब के घर पे रह रहा था। तो रजनी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इन तीनों एरियाज में कहीं हुआ है। इन तीनों एरियाज को अच्छे से स्कैन करो और किसी भी तरह से ये पता लगाओ कि ये राकेश गायब कहाँ है। सर राकेश के मामा मामी शुरू से ही शक जता रहे हैं कि राकेश ने ही रजनी को गायब किया होगा, और वहीं दूसरी तरफ शोएब की माँ को चौरी कहानी सुना रही है। वो बोल रही है कि शोएब और आयशा मिसिंग नहीं है, बल्कि इनका मर्डर हुआ है। राकेश, रजनी और उसके माँ बाप के बारे में सब कुछ अच्छे से पता करो, और शोएब की माँ आसमा पर नजर रखो। मुझे लगता है वो जानती है कि राकेश कहाँ है। सर हम मानते हैं कि हमारी बीवी को राकेश पे शक है, पर हमें यकीन नहीं हो रहा कि
राकेश रजनी के साथ इतना बुरा कर सकता है? पर राकेश गायब तो है। आपको राकेश के अलावा किसी और पे शक हो रहा है अब? अच्छा, ये शोएब और उसकी मां आसमा के बारे में क्या जानते हैं आप? सर, हमें राकेश का उन लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन लोगों के चक्कर में पड़कर राकेश ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बस सर, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। शोएब की माँ और राकेश शोएब और आयशा के बारे में कुछ जानते होंगे, इसका हमें कभी कोई क्लू नहीं मिला। और वो लगातार ये कहते रहे कि आयशा के बाप हारून ने दोनों को मार के उनकी बॉडी तक गायब करवा दी। तो आपको आयशा के पिता के खिलाफ कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। और शोएब और आयशा का भी कुछ पता नहीं चला। दीपक जी, हमें शक है कि शोएब की माँ को मालूम है कि राकेश अभी कहाँ है। ठीक है, हम शोएब की माँ पे नजर रखते हैं और राकेश के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती तो आपके साथ शेयर करते हैं। इस बीच पुलिस को ये जानकारी मिली कि राकेश जिस शांति लॉज के लिए काम करता था, वहां काम करने वाले लोगों की मदद से वो एक दूसरे लॉज में छिपा हुआ था। सर, हमने कुछ नहीं किया रजनी के साथ। सर सच में सर कुछ नहीं किया तो भागा क्यों था? सर, उस दिन जब शांति लॉज में पुलिस आई थी तो हमने पुलिस को आते हुए देख लिया था सर। सर, हमें पता चल गया था कि रजनी गायब हो चुकी है और हमें यह भी पता था कि मामी पूरा शक हम पे ही करेगी, क्योंकि मामी बचपन से हमें नापसंद करती है। उन्हें यह लगता था कि हमारी गंदी नजर है मामी पे। मामा, मामा, कमीने, क्या कर रहा था तू? हाँ? और उन्होंने हमें घर से भी निकाला मामा को झूठ बोल के। और इसीलिए अपनी मामी से बदला लेने के लिए तूने उनकी बेटी के साथ? नहीं सर, रजनी हमारी छोटी बहन थी सर। लेकिन जिस दिन रजनी गायब हुई थी तू उसके साथ देखा गया था। हाँ सर, जब से हमें घर से निकाला गया है, रजनी अक्सर हमें मिला करती थी। उस दिन भी मिली थी। चाहिए क्या? एसी रूम, डबल बेड, सिंगल बेड, 200-300 रुपए डिस्काउंट। भैया, एसी वाला रूम मिलेगा क्या? हाँ जी मैडम, जरूर मिलेगा। वापस स्कूल बंक मार के आई तू? हाँ, आप एक मिनट इधर हो ना, हमें ना आपको कुछ देना है। क्या देना? एक मिनट। क्या है? आपको पैसों की जरूरत होगी ना, आप ये पैसे रख लो। लेकिन इतने पैसे तू कहाँ से लाई? अरे हमने आपके लिए जोड़ा, आप बस रखो ना। पैसे देने के बाद रजनी चली गई थी और हमने रजनी के साथ कुछ भी नहीं किया सर। लेकिन हमें पूरा शक है कि ये सब कुछ उस हारून और उसके बेटे अबू ने किया है। हम ये आपको बताने भी वाले थे, लेकिन मामी के डर की वजह से हमें आपके पास आने की हिम्मत ही नहीं होती थी। हिम्मत नहीं हो रही थी या चुपके कहानी बना रहा था कि जब पकड़ा जाऊंगा तो क्या बोलना है? नहीं सर, हम कहानी नहीं बना रहे, हम सच कह रहे। अबू ने हमसे दुश्मनी निकालने के लिए पहले भी कई बार रजनी को परेशान किया। उससे लगता था कि हमें पता है शोएब आयशा को लेके कहाँ गया है। लेकिन सर, सच्चाई तो ये है कि हारून ने शोएब और आयशा दोनों को 4 महीने पहले ही ख़त्म कर दिया था। हमने ये बात कई बार जहानाबाद पुलिस वालों को बताई, लेकिन उन्होंने कभी भी हमारा विश्वास नहीं किया सर। तेरे पास क्या सबूत है कि ये सब हारून और अबू का किया हुआ है? सर, अगर हमारे पास सबूत होता तो आज हमारे जगह पे हारून होता। सर, हो सकता है ये कहानी बना रहा हो, लेकिन रजनी बिजनौर में जहाँ पे ट्यूशन पढ़ती थी, वहीं पे करीब 3 महीने पहले तक हारून का बेटा अबू भी पढ़ता था। और करीब 4 महीने पहले तक अबू की बहन आयशा भी वहीं पे ट्यूशन पढ़ती थी। कौन सा ट्यूशन सेंटर है ये? बच्चों को आपका टेस्ट से याद करके आना। जी सर, रजनी यहीं ट्यूशन पढ़ा करती थी। उसके बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा सर। हमें पता चला रजनी का कजिन राकेश शोएब का दोस्त है। शोएब वही जो आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ाता था और आप ही के यहाँ पढ़ने वाली एक स्टूडेंट आयशा को लेकर भाग गया। क्या सच है? जी सर, उन बातों की वजह से हमारे ट्यूशन सेंटर की बहुत बदनामी भी हुई थी। अच्छा, ये रजनी भी आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ती थी?
उसका यहाँ पर किसी के साथ कोई अफेयर या फिर ऐसा कोई जो रजनी को परेशान करता हो? सर इतना सब तो हमें कुछ नहीं पता सर, लेकिन हाँ सर, आयशा का भाई अबू वो यहीं ट्यूशन पढ़ा करता था। उसका रजनी से झगड़ा भी था और रजनी का भाई राकेश और अबू में एक दिन झगड़ा भी हुआ था इस बात को लेके। देख लियो, है बताइए मुझे। चल मैं साले तेरी हिम्मत कैसे मेरी बहन को छेड़ने की? हाँ तेरी हिम्मत करते हो झगड़ा। ए राकेश, क्यों ला रहे हो? छोड़ उसको, छोड़। देखता हूं मैं तुझे। और सर उस दिन के बाद से अबू और राकेश दोनों ही यहाँ पे कभी नहीं आए। ठीक है, कुछ और पता चलता है तो इन्फॉर्म करना। सर, अबू के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मिली है। जिस कॉलेज में वो पढ़ता था वो वहां 15 जुलाई से एब्सेंट है और रजनी गायब हुई थी 16 जुलाई को, और तभी से अबू अपने घर के आसपास भी दिखाई नहीं दिया है। देखिए, अबू अपने रिश्तेदारों के साथ में कश्मीर घूमने के लिए गया हुआ है। जरा फोन लगाइए उसे, फोन पे ही बात कर लेते हैं। जी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। फोन तो बंद आ रहा है, शायद नेटवर्क में नहीं होगा। पहले ये बताइए, अबू से आप लोगों को क्या काम? शोएब के दोस्त राकेश के बारे में तो जानते होंगे आप। राकेश की कजन रजनी का मर्डर हुआ है, उसी सिलसिले में हमें अबू से बात करनी है। राकेश की बहन का मर्डर हुआ है, इसमें अबू का क्या लेना देना? क्या पता लेना देना हो। आप अबू का नंबर दीजिए। बताया तो कि नंबर बंद आ रहा है अभी उसका। हारून साहब, कभी ना कभी तो फोन ऑन होगा। नंबर दीजिए आप। 49371031। हम जानते हैं कि तुम दुनिया के सामने आना नहीं चाहते, लेकिन हम खुद को तुमसे मिलने से रोक नहीं सकते। सर, ये रजनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक रजनी का मर्डर से पहले उसका रेप भी हुआ था सर। लेकिन सर, इस रिपोर्ट के हिसाब से रजनी का मर्डर हुआ 17 जुलाई को और वो गायब हुई थी 16 जुलाई को। इसका मतलब है 24 घंटे तक रजनी को कहीं कैद करके रखा गया। उस जगह पर उसे टॉर्चर किया गया और उसके बाद उसका मर्डर करके पता लगा नजीमाबाद या उसके आसपास ऐसी कोई जगह है जो आबू, हरुण, राकेश या किसी ऐसे व्यक्ति से ताल्लुक रखती हो जिसका कनेक्शन रजनी या उसके माँ बाप से हो। ओके सर। सर मैंने अबू के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। अबू का फोन 16 जुलाई को ही बंद हुआ था, जिस दिन रजनी गायब हुई थी। और सर, रजनी के गायब होने के बाद बीच बीच में कई बार अबू का फोन नजीमाबाद में ऑन हुआ था। सर, जब अबू का फोन ऑन हुआ उसके फोन से उसके फादर हारून को कॉल किए गए थे। इसका मतलब है हारून झूठ बोल रहा है। अब क्या हुआ साहब? तेरा बेटा अबू कहाँ है? साहब वो तो अपना इसका फोन चेक करो, हो सकता है इसमें अबू का दूसरा नंबर हो। फोन दीजिए। साहब कश्मीर नहीं गया, वो झूठ बोल रहा है तू। हमको नहीं पता अबू कहाँ गया, उसको लेकर हम लोग खुद परेशान। सर ये देखिए। ये देखो, बदला पूरा हुआ। सब हमको नहीं पता अबू का है। अबू को हमने नहीं कहा था सब करने के लिए। सब तू सब कुछ जानता है और मुझे लगता है 4 महीने पहले शोएब के साथ भी तुम बाप बेटे ने यही किया होगा। शोएब को भी मारा और अपनी बेटी आयशा को भी। ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। माल पुए खिलाओ इसे। सब मेरी बात सुनो। सब हरुण के कॉल रिकॉर्ड में अबू का कोई भी दूसरा नंबर नहीं मिला और अबू की माँ भी नहीं जानती कि अबू अभी है कहाँ। अबू की माँ नहीं जानती, लेकिन अबू का बाप जरूर जानता होगा, क्योंकि वो वीडियो हमें उसी के फोन से मिला है। लेकिन सर एक बार
सर हारून को बहुत पीटा, लेकिन वो यही कह रहा है कि 4 महीने पहले ना तो उसने शोएब और आयशा के साथ कुछ किया और ना ही उसने अबू को रजनी को मारने के लिए कहा। और सर अबू भी वीडियो में अकेला ही दिख रहा है। लेकिन उस वीडियो में रजनी का मर्डर एक घर में हुआ था और रजनी की लाश मिली नजीमाबाद के आउटस्कर्ट्स में। तो रजनी को अपने साथ ले जाने में और उसकी बॉडी को डंप करने में किसी गाड़ी का इस्तेमाल तो किया गया होगा। यूपी एक्सेस 1247। अबू यही गाड़ी चलाता था और जब यहाँ से गायब हुआ था तब उसके पास यही गाड़ी थी। किसी भी तरह से अबू की कार को ट्रेस करो। अगर वो कार स्पॉट हो गई तो हमें ये पता चल जाएगा कि रजनी का मर्डर कहाँ हुआ और उसे कहाँ कैद करके रखा गया था। सर प्रवीण सर, शोएब की माँ आई है राकेश की जमानत के कागजात लेकर। ये साफ था कि अबू द्वारा किए गए रजनी के रेप और मर्डर का मकसद 4 महीने पहले शोएब और आयशा के गायब होने से जुड़ा था और हारून भी शक के दायरे में था, लेकिन उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। अबू की तलाश में अबू की कार का पता लगाया जाने लगा और इस तलाश ने इस केस के सारे समीकरण ही बदल दिए जब रजनी के रेप मर्डर के प्राइम अक्यूज अबू की लाश पुलिस को मिली। सर पीछे हटिए। सर रजनी का मर्डर अबू ने किया था, ये उस वीडियो में साफ दिख रहा है और उसकी बॉडी इसी ने डंप की होगी। लेकिन अबू की लाश उसी की गाड़ी में, इसके माथे पे गोली भी लगी और देसी कट्टा भी इसी के हाथ में। लेकिन जो लड़का किसी लड़की का ब्रूटली रेप कर सकता है और उसके बाद बेखौफ होकर उसका मर्डर भी कर सकता है, वो अपने आप को नहीं मार सकता। जरूर ये कोई गेम खेल रहा है। ये सीन जानबूझकर क्रिएट किया गया है ताकि हमें ये लगे कि अबू ने सुसाइड किया है। आई एम श्योर अबू का मर्डर हुआ है। इसके भाई ने गायब किया था ना आयशा को, मैंने बदला ले लिया, रेप कर दिया इसके साथ और अब इसको मारने जा रहा हूँ। इसको सूली पे चढ़ा सकता हूँ। इन वीडियोस में अब्बू के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा है। वर्मा, किसी भी तरह इस जगह का पता लगाओ और मुझे लगता है ये जगह नजीमाबाद में ही होनी चाहिए क्योंकि अब्बू नजीमाबाद से अपने बाप को कॉल कर रहा था। सर अबू ने रजनी को इतना ब्रूटली मारा है कि हो सकता है अबू का मर्डर रजनी के मर्डर के बदले से जुड़ा हो सकता है। सर रजनी के मर्डर का बदला रजनी के पेरेंट्स भी ले सकते हैं और राकेश भी। वैसे भी राकेश की अबू से दुश्मनी थी। रजनी के पेरेंट्स को भी खंगालो, लेकिन मुझे शक राकेश पे ही हो रहा है क्योंकि रजनी के गायब होने के बाद राकेश भी गायब हो गया था और राकेश ने ये शक जताया था कि अबू ने ही शायद रजनी को मारा होगा। हो सकता है उसे इस बात का पता चल गया हो कि अबू ने रजनी को कहाँ छुपा कर रखा है और हमसे छिपकर उसने अबू से बदला लिया। राकेश को थाने बुलाओ। ओके सर। चाचा चाय देना। चलो भैया चाय। राकेश को बुलाइए। साहब राकेश यहाँ नहीं है। ऑटो 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 ऑटो। सर ये राकेश फिर से गायब है, शायद कहीं नहीं मिल रहा है और ये आसमा भी कुछ नहीं बता रही है। सर जरूर अबू के मर्डर में राकेश का ही हाथ है, तभी वो फरार है। हो ये भी सकता है प्रवीण कि अबू के मर्डर में शोएब की मां आसमा भी इन्वॉल्व हो और अबू को मारकर रजनी का ही नहीं शोएब का भी बदला लिया गया हो क्योंकि आसमा को शुरू से यही लगता था कि हारून ने ही शोएब को मारा था। आसमा को थाने लेके आओ। ओके सर। तो आपको ऐसा लगता है कि अब्बू को राकेश ने मारा होगा? हमें तो ये भी लगता है कि अब्बू के कत्ल में तुम भी शामिल हो। हारून से अपने बेटे का बदला लेना चाहती थी ना? पहले तो आप बोल रहे थे कि हमने हमारे बेटे और हारून की बेटी को छिपाया और आज जब उसके बेटे का कत्ल हो गया तो उसका इल्जाम भी हम पर लगा रहे हैं। साहब ये जो रजनी के साथ जो कुछ हुआ है सब कुछ हारून की शय पर ही हुआ है। वो आदमी इतना गिरा हुआ है कि खुद को बचाने के लिए अपने बेटे को भी मरवा सकता है। सर ये भले ही हमसे कुछ छुपा रही हो लेकिन हम हारून को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते
क्योंकि रजनी के साथ जो कुछ भी हो रहा था उस दौरान अबू लगातार हारून को वीडियो भी भेज रहा था और उसे कॉल भी कर रहा था। माना ये हारून बहुत पहुंची हुई चीज है, पर हमें इस राकेश के बार बार गायब होने का चक्कर भी समझना होगा। हेलो, सर रजनी को इसी घर में कैद करके रखा गया था। सर ये इस घर के मकान मालिक हैं, अबू ने इन्हीं से घर किराए पे लिया था। साहब अबू ये कह रहा था कि उसको 15 दिन के लिए हमारा ही घर चाहिए और उसका 2 महीने का किराया भी देने के लिए तैयार था वो। लेकिन साहब हमें नहीं पता था कि वो यहाँ ये कांड करेगा। अबू के अलावा किसी और का भी आना जाना था यहाँ? हाँ साहब, हमने एक लड़की को देखा था उसके साथ। स्केच बनवा सकते हैं उसका? साहब ठीक तरह से उसकी शक्ल याद नहीं। हिना, हमने तेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया और तूने हमें ये सिला दिया। बोल बोल, ये बच्चा किसका है? अरे बेहया बेशरम, बोल ना किसका बच्चा है। आज तूने साबित कर दिया कि तू उसी का खून है। हिना, किसका बच्चा है? सर अबू के मर्डर में हमारा कोई हाथ नहीं है। जैसे ही हमें पता चला कि अबू का मर्डर हो गया, हम खुद हैरान थे कि पता नहीं उसे किसने मारा होगा। सच सच बता, तुम दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हो? सर हम कोई खिचड़ी नहीं पका रहे और हम वहां से भागे नहीं थे। भागा नहीं थे तो गायब कहाँ हुआ था? हिना, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम क्यों हमारी गुमनामी में अपनी जिंदगी तबाह करना चाहती हो? शोएब, हम जानते हैं कि तुम्हारी गुमनामी में कई गुनाह छिपे हैं, फिर भी हमारी नजर में तुम्हारे हर गुनाह माफ है। ना ऑटो, क्या तूने शोएब को देखा? हाँ सर, शोएब साले पिछले 4 महीने से हम और तुम्हारी अम्मी तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे। तूने एक बार भी सोचा हमें मिलने की? राकेश मेरे भाई, मैं तुम लोगों से मिलकर तुम दोनों की कभी मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता था। आयशा नाबालिग यार, उसे लेके भागा था और ये बात अगर उसके बाप को पता चलती तो हम लोगों का जीना हराम कर देता। समझ रहे हैं ना तुम? और पुलिस भी हमारी कुछ नहीं सुनती। शोएब 4 महीने पहले हारून की बेटी आयशा के साथ भागा था, तो फिर वो फैज की बहन के साथ क्या कर रहा था? और फिर 4 महीने से आयशा कहाँ है? हमें नहीं पता सर। शोएब ने हमसे कहा कि उसने आयशा के साथ निकाह कर लिया, लेकिन उसने हमें आयशा से मिलाया नहीं। लेकिन सर शोएब को हिना के साथ देखे हमें भी थोड़ा अजीब सा लगा। सर कहीं राकेश कोई कहानी तो नहीं बना रहा है? लेकिन राकेश कहानी किस मकसद से बनाएगा? उसका कहना है कि वो शोएब से मिला था, लेकिन शोएब ने उसे आयशा के बारे में कुछ बताया नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि शोएब ने 4 महीने पहले आयशा को गायब कर दिया हो और अब सबसे छिप रहा है? लेकिन वो हिना से मिल रहा था। जरा इस हिना से इस बारे में बात करो। ओके सर। सर जब से शोएब यहाँ ट्यूशन पढ़ाया करता था तभी से मुझे उससे प्यार हो गया था। पता कैसे चला शोएब के बारे में? वो एक दिन हमने भाईजान को शोएब से फोन पे बात करते हुए सुना था। तुम टेंशन मत लो शोएब, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोल रहा हूँ ना, तुम बस अपना और आयशा का ख्याल रखो
और सुनो, जब भी मुझे फ़ोन करोगे ना तो मिस कॉल देना। क्या फेस को पता था शोएब और आयशा के बारे में? हाँ, भाईजान उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि शोएब की मदद करके उन्होंने मेरा दिल तोड़ा था। फिर मैंने भाईजान के फ़ोन से शोएब का नंबर ले लिया और उससे मिलने लगी, लेकिन भाईजान को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अभी है कहाँ तुम्हारे भाईजान? फैज, हिना शोएब से मिल रही थी, ये माना उसने। और आयशा के बारे में क्या कहा? सर हिना ने कहा कि आयशा अब भी शोएब के साथ है और शोएब का जो नंबर उसने दिया था वो बंद है सर। और मैं काफ़ी टाइम से फैज़ को भी कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। फैज 4 महीने से जानता था कि शोएब और आयशा कहाँ छुपे हुए हैं, और आयशा के रहते हुए भी हिना का अफेयर शोएब से चल रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हिना सच बोल रही है कि आज ही फैज को इस बात का पता चला है कि हिना के पेट में शोएब का बच्चा है? प्रवीण, अगर ऐसा है तो ये फैज कुछ भी कर सकता है। किसी भी तरह से पता लगाओ कि फैज है कहाँ। ओके सर। वर्मा, फैज का नंबर ट्रेस करो। ओके सर। क्या हुआ फैज? अचानक क्यों बुलाया हम दोनों को तुमने? क्योंकि अब तुम दोनों की शामत आने वाली है। क्या कर रहा है? बंदूक नीचे कर। हम तुमको सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन तुम्हारी बहन ने हमको ऐसा फंसाया कि हम कुछ भी नहीं बता पाए तुम्हें। तुम्हारी बहन ने तुम्हारा ही मोबाइल से हमें ऐसे मैसेज किए कि हमें लगा कि तुमने किए। शोएब, कल दिन में 2 बजे रूबीना लॉज के रूम नंबर 205 में आ जाओ और मुझे फ़ोन मत करना, कुछ प्रॉब्लम है। हिना तुम क्या हुआ? हमें यहाँ देख के खुश नहीं हो? नहीं, वो खुश तो है, पर वो फैज ने मैसेज किया था मैं यहाँ आने के लिए। भाईजान ने नहीं, हमने उनके नंबर से तुम्हें मैसेज करके यहाँ बुलाया है। क्या? रुको, सब कुछ बताता हूँ तुम्हारे भाई को अभी मैं फ़ोन करके। और हारून का अगर पता चला कि तुम और आयशा इसी शहर में हो तो तुम्हारी अम्मी का क्या होगा सोच लेना। और भूलो मत कि आयशा अभी भी नाबालिग है। पुलिस को पता चलेगा तो क्या होगा, सोचा है तुमने? तुम क्या चाहती हो ना? हम क्या करते हैं? हम फंस गए थे। गोली में चला ना, तेरा हाथ जुड़ो। तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले फैज मियां। आंखें मत दिखा, सब पता लगा लिया हमने कि तूने क्या क्या किया है। शोएब और आयशा को भगाने में भी तेरा ही हाथ था, और अबू और रजनी के मर्डर में भी। जिस जगह रजनी का मर्डर हुआ था तू वहां भी मौजूद था, और जिस जगह अबू को मारा गया वहां भी। तेरी कॉल लोकेशन से सब कुछ पता चल गया है। और अबू के लिए उस कट्टे का इंतजाम भी तूने किया था। जिस आदमी से तूने वो कट्टा लिया था ना, उसे अरेस्ट कर लिया हमने। अब सिर्फ इतना बता कि ये सब तूने किया क्यों? क्योंकि उसने हमारी अम्मी को बहुत दर्द दिए थे। उसने हमारी अम्मी के जज्बातों के साथ खेला और उनके साथ। किसकी बात कर रहा है तू? ये क्या कर रहा है यार? तो उस दिन के बाद हमने अपनी अम्मी को घुटते हुए देखा है। तो इस सब में तेरी अम्मी भी शामिल है? हारून को अच्छी तरह से पता था साहब कि हिना उसी की बेटी है, लेकिन वादे के मुताबिक उसने हमसे दूसरा निकाह नहीं किया साहब। लेकिन हम नहीं जानते थे कि इसका असर हमारे बेटे पे पड़ेगा और वो बदला लेने पे उतारू हो जाएगा। हिना को हम अपनी सगी बहनी समझते थे, लेकिन हम हारून से बदला लेना चाहते थे। इसलिए हमने उकसाया शोएब को कि वो आयशा को लेके भाग जाए।
कि हम चाहते थे कि हारून ने जो चोट हमारी अम्मी को दी थी ना, वही चोट उसको पहुंचे, लेकिन हारून पे उसका कोई असर नहीं हुआ। तो फिर हमने उससे उसका बेटा छीनने की सोची, लेकिन उसके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि आयशा को भगाने के पीछे राकेश का हाथ है, और हमने उसी बात का फ़ायदा उठाया। हमने उसे जो जो कहा वो मानता गया। सर नाजिबाबाद में घर का इंतजाम किया, सारा इंतजाम पक्का। उसको सूली पे चढ़ाना है तो पंखे से लटका सकते हैं। इसके अलावा छुरी, जहर, कट्टे का भी बंदोबस्त है। और सुन, कॉन्डम का यूज़ करना मत भूलना बस। हमने आबू के अंदर ये गलतफहमी पैदा कर दी थी कि उसकी इस हरकत की वजह से उसका बाप हारून बहुत खुश होगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि हम उसके दिमाग के साथ खेल रहे हैं। इसलिए जैसे ही ना उसने रजनी को मार के उसकी लाश ठिकाने लगाई, हमने उसको भी। सिर्फ हारून को तकलीफ पहुंचाने के लिए इतना दिमाग लगाया तूने। अगर इतना दिमाग अपनी माँ ज़ेबा और हिना का ख्याल रखने में लगाया होता ना, तो आज उन्हें तेरे यहाँ होने का मलाल नहीं होता। माना चोट खाया इंसान अपना दर्द कभी नहीं भूलता, लेकिन दर्द पाने वाला जब दूसरों को दर्द देना अपनी फतह समझने लगता है, तो असलियत में उसकी नफरत उसको ऐसी शिकस्त दे रही होती है जिसका उसे एहसास भी नहीं होता। पर राकेश इस केस का वो चोट खाया इंसान है जो अपनी दोस्ती निभाने के लिए भी पिसता रहा और अपने मामा मामी का भरोसा जीतने के लिए भी। और जो बहन उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी रजनी को उसने खो दिया। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। चलो जल्दी। चलो जरा जल्दी चलो, बहुत देर। अरे दीदी संभाल के, और थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। आपको पता है ना, शाम को ये रास्ता बहुत खतरनाक हो जाता है। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे भी 1-1.5 घंटे में हम घर पहुंच ही जाएंगे। लेकिन दीदी इस टाइम तो टेम्पो भी समय से नहीं मिलता। अरे मिल जाएगा, आप लोग भी आगे आओ ना दीदी। बस आ गए बस स्टॉप पे। हाँ बस आ ही गए। हेलो। हाँ निशा, कहाँ हो तुम? हाँ मैं रास्ते में ही हूँ, बस 1-1.5 घंटे में पहुँच जाऊंगी। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सब दीदी लोग हैं ना साथ में, बस ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। बस थोड़ी देर में ही पहुँच जाएंगे। ठीक है। अरे वो आ गई। अरे रुकिए रुकिए, रुको 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 भैया। काशी घाट चलोगी? बैठिए। दीदी चलो 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 जल्दी। फाइनली टेम्पो मिल गया दीदी।
दीदी हमें कल ऑफिस में जाकर इसकी रिपोर्ट करनी होगी। हाँ बिल्कुल, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। क्या आपको लगता है इस मामले में पुलिस हमारी बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी, हम जाकर पुलिस में कंप्लेन करेंगे। कैसे कैसे लोग हैं ना दीदी। देखो, मामले को सामने लाकर हमें अपनी जिम्मेदारी तो जरूर निभानी है, आगे कानून अपना देख लेगा। अरे दीदी, आप ये बताइए कि आप वो सुबह क्या बता रही थी? सुबह किस बारे में? कुछ प्यार के बारे में था शायद। हमारा नाम सुजीत है, हमसे दोस्ती करोगी? हम देखते हैं। सर हम ही आपको फोन किए थे और ये टेम्पो हम ही चलाते हैं। वो लड़कियां कहाँ से बैठी थी तुम्हारे टेम्पो में? सर मझगांव से। उन लड़कों का हुलिया पता है? सर चेहरा उनका ढका हुआ था और देखने में लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे थे। वो लड़कियों को किधर की तरफ लेके गए? सर शायद इधर ले गए सर। चलो तुम कह रहे थे तुम्हारे टेम्पो में 4 लड़कियां चढ़ी हैं, यहाँ तो 3 की ही बॉडीज दिख रही हैं। सर मेरे टेम्पो में 4 ही लड़कियां चढ़ी थी, मैंने देखा था। श्रीवास्तव, इधर जंगल में देखो आसपास। तुम बता रहे थे वो किसी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने की बात कर रही थी। सर वो तो मैंने नहीं सुना, मैंने इतना ही सुना था। क्या आपको लगता है इस मामले में पुलिस हमारी बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी, हम जाकर पुलिस में कंप्लेन करेंगे। और तभी अचानक गुंडों ने हमें घेर लिया। अपना रुपया पैसा मोबाइल रख इधर और चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना तेरा तरबूज छोड़ दूंगा। निकल चल। सर मैं भागा भागा मक्खनपुर के पास गया पीसीओ से आपको फोन करने के लिए। ठीक है, आप बाहर वेट करो, बाद में पूछताछ करते हैं। जी सर। सर ये लड़कियां शक्ति टू वुमेन के एनजीओ में काम करती थी। एनजीओ में इन्फॉर्म कर दो, इसके डायरेक्टर को थाने बुलाओ। सर लगता है मरने से पहले काफी हाथापाई हुई। 2 लड़कियों के सर पर चोट, हो सकता है किसी भारी चीज से मार किया। सर पर्स में रुपए पैसे तो नहीं मिले। लूट का मामला हो सकता है, चेक करो। कोई मोबाइल वगैरह मिला? नहीं सर, मोबाइल तो नहीं मिला, पर उनका पहचान पत्र मिला। सर आसपास पूरा जंगल छान मारा लेकिन कोई लड़की नहीं मिली। हो सकता है गुंडे उसे उठा के ले गए हों। सर ये भी हो सकता है कि वो बच के खुद भाग गई हो सकता है। फिलहाल ये बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर ये ड्राइवर पे नजर रखो, इसके कॉल रिकॉर्ड चेक करो। सर अगर ये गुंडों के साथ होता तो हमारे सामने आता ही क्यों? इसके गाड़ी के कागजात जो हमारे पास थे, हम इस तक पहुंच ही जाते, इसलिए ये खुद हमारे पास आ गया ताकि किसी को इस पे शक ना हो। अनुज, ये बॉडीज जिस कंडीशन में हमें मिली हैं, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इनके साथ दुष्कर्म हुआ होगा। जो भी हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद तो पता चल ही जाएगा। सर क्या ये हो सकता है कि किसी ने एनजीओ से अपना बदला इन औरतों से निकाला हो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सवाल ये होता है कि ये लड़कियां किस काम से मझगांव में आई थी। ये एनजीओ से सारी लड़कियों की डिटेल्स ले लो, लड़कियों के घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दो, और चौथी लड़की जो मिसिंग है उसके घर जाके भी देखो वो घर पहुंची या नहीं।
अगर नहीं पहुंची तो सुबह इस एरिया में आके फिर दोबारा से छानबीन करनी होगी। हो सकता है वो डर के मारे जंगल में छुपी हो। जी सर। बिंदा ठाकुर, इसमें 100% उसी का हाथ है। पिछले महीने भर से वो हमको डरा धमका रहा है। ये बिंदा ठाकुर कौन है? मजगांव का सरपंच। हमारी एनजीओ गांव में महिला जागृति मुहिम चला रही थी और ये बिंदा ठाकुर उसके सख्त खिलाफ था। क्यों? क्योंकि गांव में आंगनबाड़ी में हो रहे घपले के बारे में हम गांव वालों को जागरूक कर रहे थे। ये बिंदा ठाकुर आपको डायरेक्ट कॉल करके धमकी देता है? सर, ऐसे लोग कभी डायरेक्ट कुछ करते हैं क्या? उसके गुंडे हमारे कार्यकर्ताओं को गांव में आने से मना करते थे और कभी कभी तो ये भी कहते थे कि जमाना खराब है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके एनजीओ में जो लड़कियां काम करती थी, इनका आपस में रिश्ता कैसा था? अच्छा था, बल्कि बहुत अच्छा था, बिल्कुल बहनों की तरह। पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि उन 4 लड़कियों में से 3 की हत्या हुई है और एक लड़की जिसका नाम निशा था वो बचकर निकल गई है। ये बात हमें खटक रही है। एक काम कीजिए, उन 4 के नंबर और एड्रेस इस पे लिख दीजिए और बिंदा ठाकुर का भी। अनुज, इन 4 लड़कियों के मोबाइल सर्वेलेंस पे डालो ताकि अगर किसी का भी फोन ऑन हो तो पता चल जाए। चौथी लड़की कहाँ थी? क्या उसकी भी हत्या हो गई थी या वो मौका वारदात से जान बचाकर भाग निकली थी, या इस वारदात को अंजाम देने में उसका कोई लेना देना था? मुश्किलों के पहाड़ सामने खड़े थे और पुलिस की राह उन्हीं रास्तों से गुजरने वाली थी। निशा का कुछ पता चला? कहाँ है हमारी बिटिया? हम भी उसी की तलाश में हैं। जल्दी ढूंढिए उसे, अगले महीने उसकी शादी है। शादी? किससे? राजू से। दोनों बचपन के दोस्त हैं। हमारी बिटिया ने सोचा शादी से पहले कुछ सामाजिक कार्य कर ले, तो उसने सुधा जी का एनजीओ ज्वाइन कर लिया। राजू ऊंची जाति का है, इसलिए उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं, बस 4 ही दिन हुए हैं उसकी सगाई के। अगर राजू के घर वालों को पता चलेगा कि हमारी बिटिया रात भर घर नहीं आई तो पता नहीं क्या क्या लांछन लगाएंगे उस पर। ठीक है। सर, कल रात तो सिर्फ हमें शक था, लेकिन अब हमारा शक यकीन में बदल गया है कि जिस लड़की की पहचान कल संगीता के नाम से हुई थी, 8 साल पहले उसका ये वीडियो वायरल हुआ था। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। हमारे घर वाले हमारी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। तब हम परमानंदपुर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे और ये केस वही का था, इसीलिए कल रात हमने वहाँ से ये वीडियो मंगवा लिया। वो हमें मार डालना चाहते हैं। हम अभी दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन में हैं और हमारा ट्रेन नंबर है। उस वक्त पुलिस ने इसे बचा लिया था और 8 साल बाद इस बेचारी की हत्या हो गई। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद इसके बॉयफ्रेंड की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और शायद इसके घर वालों ने इसकी शादी कहीं और करवा दी। इस संगीता के माँ बाप और उसके पति को इन्फॉर्म कर दो और निशा की तलाश भी तेज कर दो। सर। सर, हमने चारों तरफ निशा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। तो बहुत मुमकिन है कि गुंडे उसे उठा कर ही ले गए और कहीं बंद करके रखा। अनुज, अपने सभी मुखबिरों से इलाके के ऐसे तमाम एंटी सोशल एलिमेंट्स के बारे में पता लगाने को कहो जो उस रात वारदात की जगह के आसपास देखे गए, खासतौर से बिंदा ठाकुर के आदमियों को भी, क्योंकि फिलहाल तो शक की सुई बिंदा ठाकुर के आसपास ही घूम रही है, लेकिन उस पर हाथ डालने से पहले पुख्ता सबूत चाहिए हो। जी सर। मामले की कशीदगी को देखते हुए पुलिस ने अपनी तफ्तीश के आधार पर संदिग्धों को दबोचना शुरू किया। सर, आपका शक सही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार भी हुआ है और जिन 2 लड़कों को हमने शक की बुनियाद पर पकड़ा है उनका ताल्लुक बिंदा ठाकुर से। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली शक्ति टू वुमेन एनजीओ की 4 महिला कार्यकर्ताओं के साथ मजगांव में घिनौना अपराध मारने से पहले किया गया था सामूहिक बलात्कार। 4 में से 3 मृत घोषित, जिसमें से 1 की तलाश अभी भी जारी है।
पता नहीं जिया जी कहाँ रह गए, फोन ही नहीं मिल रहा उनका। अभी अभी तुम्हारी संगीता की जिंदगी में सब कुछ संभला था और ये क्या हो गया भगवान। चाहे कुछ भी हो जाए, हम शादी करेंगे तो सिर्फ सुजीत से, वरना किसी और से नहीं। वो लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है और ऐसे आवारा लड़के से मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। और तुम भूत बनकर क्या खड़ी हो, समझाओ इसे। सुरेंद्र शुक्ला। जी हाँ। सुजीत नाम के एक लड़के की ट्रक से कुचल के मौत हो गई। रुको रुको उसे। लाश की हालत काफी खराब है, थोड़ा संभाल के देखिएगा। अब तसल्ली हो गई ना आप लोगों को? खुश है ना आप लोग? एक काम करना, जब हम मर जाएंगे ना तभी इतने खुश होना। पापा, हम खुद ही देख के आते हैं जीजा जी को। आओ इंस्पेक्टर साहब, बैठो। हिंदा ठाकुर, शक्ति 2 वुमेन नाम के एनजीओ के कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बलात्कार भी हुआ था, समाचार में देखा है। बहुत दुख हो। वो चारों कार्यकर्ता परसों गांव में ही आई थी आपके। सुना है आप उन्हें धमकियां भी दिया करते थे। कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अबला नारी को मैं नहीं धमकाता। हाँ, कोई मर्द होता तो बात अलग है। वैसे आप लोग सबूत या गवाह लाए हो या ऐसे ही हवा में पतंग उड़ा रहे हो? गवाह और सबूत भी हम निकाल लेंगे। ये बताइए कि उस दिन गांव में हुआ क्या था? होना क्या था, ज्ञान देने आई थी तो मैंने ही थोड़ा सा ज्ञान दे दिया उन्हें। हमारी योजनाओं से आपको हर वो सहायता मिलेगी जो बिंदा ठाकुर आपको नहीं देते हैं। सरकार ने ऐसी एक नहीं, ढेरों योजनाएं बनाई है बच्चों और महिलाओं के लिए। अगर आंगनवाड़ी में आपको इनमें से कोई भी सुविधा नहीं मिलती है तो आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए। जैसे ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या है ये सब? तुम लोग इनकी बातें क्यों सुनते हो? मैं गांव का सरपंच हूँ। अगर तुम लोगों को कोई परेशानी है, कोई शिकायत है, तो हम आपस में बात कर सकते हैं ना? बातें तो आप बहुत कर चुके हैं सरपंच जी, लेकिन अब हम काम करके दिखाएंगे, बातें नहीं। देवी जी, आपको जो करना है करो, लेकिन हमारे गांव की शांति भंग मत करो। चलो अपना अपना काम करो। चलो चलो। अरे आप रुकिए, आप लोग इनकी बात मत सुनिए। रुकिए आप लोग, अरे रुक जाइए। अब आप ही बताइए कि गांव में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी तो हमारी हुई ना इंस्पेक्टर साहब। इसलिए आप जाइए और जो खो गई है लड़की उसे खोजिए, शायद वो जिंदा हो। अगर मेरी कुछ मदद की जरूरत हो तो मैं यहीं मिलूंगा। हो सकता है हमारी और आपकी अगली मुलाकात जेल में ही हो। इस पे नजर रखो।
मझगांव सामूहिक हत्या और बलात्कार के मामले में पुलिस ने अपने शक के घेरे में आए हुए हर एक संदिग्ध पर नजर बनाए रखी। हमको कुछ नहीं पता साहब, हमको कुछ नहीं पता सर, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है साहब। सर बिंदा ठाकुर के गुंडे तो मुंह ही नहीं खोले, वहाँ टेम्पो ड्राइवर के कॉल रिकॉर्ड या निगरानी से भी कुछ हाथ नहीं लगा। सर हमने चारों लड़कियों की कॉल रिकॉर्ड चेक की, राधा और शामली के कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कुछ खास नहीं मिला। निशा के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, पता करो क्या उसकी बिंदा ठाकुर से बात हुई थी। निशा के कॉल रिकॉर्ड में बिंदा ठाकुर का नंबर नहीं है, लेकिन निशा की आखिरी बार बात उसके मंगेतर राजू से हुई थी। जिया जी, एक सेकंड। सुनीता क्या बात है? जिया जी, दीदी क्या हुआ संगीता को? सर इनको सर ने बुलाया। चलिए। कैसे पति हैं आप? हमने संगीता के कॉल डिटेल्स चेक किए, पता चला पिछले 15-20 दिन से आपने एक बार भी संगीता से बात नहीं की फोन पे। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी संगीता से? 20 दिन पहले। क्यों? क्योंकि पिछले 20 दिन से वो घर नहीं आई थी। तो फिर कहां रह रही थी? सर वो अक्सर एनजीओ के काम से बाहर जाया करती। हमारी एनजीओ के डायरेक्टर से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि एनजीओ की लड़कियां 3 दिन पहले मिर्जापुर गांव गई थी। उससे पहले संगीता कहां रह रही थी? सर मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? आप पति हैं उसके, पिछले 15-20 दिन से बीवी आपके घर नहीं पहुंची है, आपने एक बार भी फोन करके यह पता करने की कोशिश नहीं की कि आपकी बीवी है कहां पर। मुझे तो आपको देखकर लगता भी नहीं कि आपको बीवी के जाने का जरा सा भी दुख है। सर दुख तो तब होता जब कुछ अच्छा होता। दरअसल इन दिनों हम लोगों के बीच में कुछ अनबन चल रही थी। श्रीकांत, हम अब आपके साथ और नहीं रह सकते। हमने बहुत कोशिश की ये रिश्ता निभाने की, लेकिन हम कब तक ढोंग करते रहे। 1 महीने पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन पिछले 1 महीने से देख रहा हूं कि तुम अचानक बदल गई हो। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। सर इस पर नजर बना रखिए। अनुज एक बात समझ में नहीं आई, संगीता अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती थी, उसका बॉयफ्रेंड सुजीत पहले मर चुका है, तो फिर वो रहना किसके साथ चाहती थी? या फिर इन दिनों उसकी जिंदगी में कोई और आ गया था? या फिर 8 साल बाद अब उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया होगा? निशा के बारे में कोई खबर? सर अब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। उसके मंगेतर राजू को थाने बुला लिया है। मुझे नहीं पता सर निशा कहाँ है। निशा तुम्हारी मंगेतर है और अभी तक तुमने थाने आकर निशा के बारे में पता करने की कोशिश भी नहीं की। क्यों? वो मुझे निशा की माँ से पता चला कि आप लोग उसे ढूंढ रहे हो, इसलिए मैंने। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। ये बताओ कि वारदात से ठीक पहले तुम्हारी निशा से बात क्या हुई? सर मैं उसके लिए बहुत परेशान था। ठीक है तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। बस थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे। देखिए निशा हमें वारदात की जगह नहीं मिली, ना ही वो अपने घर पहुंची और ना ही उसने तुमसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश की। आखिर क्या वजह हो सकती है? मैं क्या बताऊं सर, मुझे खुद नहीं मालूम। ठीक है, अभी तो तुम जा सकते हो, हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाना नहीं। जी सर। लड़का कुछ ज्यादा ही सीधा लग रहा है, निगरानी रखो इस पर। जी सर।
वो भी तेरे राजू की तरह ही मुझसे बहुत प्यार करता था। निशा को किसी ने बंदी बना रखा था, लेकिन क्यों? कौन था वो? क्या चाहता था? निशा की तलाश में जुटी पुलिस टीम जहां उसे दिन रात ढूंढने में लगी थी, वहीं दिन रात कोई निशा का शोषण भी कर रहा था। सर हमने कुछ नहीं किया है, हम सच बोल रहे हैं। सर, बिंदा ठाकुर के गुंडे तो अपने पुराने बयान पे ही रखे हुए, हो सकता है कि उनका इस केस में कुछ लेना देना हो ही, लेकिन फिर भी अभी इन्हें डिटेन करके ही रखो। जी सर। इसके अलावा राधा और शामली के घर वालों से भी बात करें। उनके कॉल रिकॉर्ड से भी इस केस को कोई नई दिशा नहीं मिली। टेम्पो ड्राइवर से भी कुछ हासिल नहीं। बिंदा ठाकुर ने उन्हें धमकी तो दी थी, लेकिन इस केस में उनका कोई हाथ हो, अब तक ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला। अनुज, पता लगाओ कि इस एनजीओ ने सिर्फ बिंदा ठाकुर से ही दुश्मनी ले रखी थी या कोई और भी था जिससे इनकी दुश्मनी थी? नहीं सर, हमने इस दिशा में भी टटोला है, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि अब निशा के सुराग मिलने पे ही ये डिपेंड करता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन की दिशा क्या हो। बेटा, अभी तक आप सोई नहीं? चलो सो जाओ जल्दी से, फटाफट। मुझे मम्मी की याद आ रही है। हम भी आपकी मम्मी जैसे हैं ना। चलो अभी आप सो जाओ, फिर कल हम मम्मा के पास चलेंगे, ठीक है? चलो, गुड बॉय, सो जाओ आराम से। हाँ, गुड नाइट, बाय। जिया जी, आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हम आपके साथ हैं। तो संगीता के कॉल रिकॉर्ड्स में ये कई ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 4 से 5 दिन या एक सप्ताह इस्तेमाल करके बंद कर दिए गए, और ये सभी नंबर्स किसी सिद्धार्थ वर्मा के फेक आईडी पे रजिस्टर्ड हैं। और पता करो ये सिद्धार्थ वर्मा के नंबर्स बाकी 3 लड़कियों के कॉल रिकॉर्ड्स में भी हैं क्या? जी सर। और लोकेशन? सर, संगीता की लोकेशन ज़्यादातर बनारस का बाग रोड इलाका रहा है, लेकिन इन फेक नंबर्स की लोकेशन हमेशा अलग अलग रही। लेकिन एक ऐसा लोकेशन है जहां से ये सिद्धार्थ वर्मा संगीता से करीब 8 से 10 बार बात कर चुका है। और वो लोकेशन कौन सी है? दीनापुर। थैंक यू। सुनिए, इस बार आप फिर से 5-6 दिन बाद आएंगे? नहीं, जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हें कुछ जरूरत होगी तो बताना, मैं वहीं से अरेंज कर दूंगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जल्दी आ जाए। पक्का। तो मत। प्लीज जाने दो मुझे। पागल हो गई क्या? कितना रिस्क उठा के लाए हो, तुझे पता है? तू यहाँ पर सेफ है, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरी सगाई हो चुकी है। और सुहागरात कितनी बार तो बना चुकी है मेरे साथ। सर, जिन फेक नंबर से संगीता की बात हुआ करती थी, बाकी तीनों लड़कियों के कॉल रिकॉर्ड्स में उनमें से कोई भी नंबर नहीं है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है उन फेक नंबर से सिर्फ संगीता की ही बातचीत हुआ करती थी? जी सर, और संगीता के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से उसका घर यहाँ आगे संतोष नगर में। जरा बात सुनो, इस लड़की का नाम संगीता है, जानते हुए कहाँ रहती है? ताला लगाओ, जरा पड़ोस में पता करो ये घर किसका है। सर, ये घर इनका है। हाँ सर, किराए पे दे रखी है। कौन रहता है यहाँ? एक संगीता नाम की लड़की है। अकेली रहती है या किसी के साथ रहती है? सर, ज्यादातर वो अकेली रहती है, उसका पति कभी कभार आता है। क्या ये है वो आदमी? पता नहीं सर, मेरी एग्रीमेंट की सारी बातें संगीता से हुई थी। एग्रीमेंट लाइए। जी सर। संगीता अपने पति के साथ रहती थी, कैसे हो सकता है? सोचने में बताया नहीं। जी सर।
ये एग्रीमेंट तो श्रीकांत के नाम पे, वो भी 1 महीना पहले हुआ। तो पहचानते हो इस आदमी को? उसको मेरा बेटा जानता है। आपका बेटा कहाँ पर? काम के सिलसिले में अजमेर गया था। वो जैसे ही अजमेर से वापस आए उसे थाने लेके आना है। हमें उस आदमी का स्केच बनवाना है जो यहाँ आया जाया करता है। जी सर, अभी के लिए हम ये ले जा रहे हैं। जी सर। अनुज, श्रीकांत ने हमें कहा था कि उसकी अपनी बीवी से अनबन चल रही थी, लेकिन यहाँ एग्रीमेंट श्रीकांत के नाम पे हुआ है जहाँ संगीता रहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है वकील श्रीकांत हमारे साथ कोई दांव-पेंच खेल रहा है? घर जल्दी आइएगा, हम पहना देते हैं। रहने दीजिए, हम कर लेंगे। कहिए इंस्पेक्टर साहब। आपने कहा था आपकी बीवी आपके साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन जहां वो रह रही थी वहां का एग्रीमेंट तो आप ही के नाम पे बना हुआ। पर ये सब झूठ है। वकील साहब, आपकी फोटोग्राफ और आईडी लगी है इसमें, और आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके ही जैसे किसी हमशक्ल के साथ घर में रह रही थी? सर, हमें कुछ नहीं पता, और वैसे भी हम आपको पहले भी बता चुके कि हमारी बीवी के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। वो हमसे तलाक लेना चाहती थी। बीवी तलाक चाहती थी और आपकी साली आपके साथ आपके घर में रह रही थी, है ना? क्या मतलब सर? मतलब ये कि अपनी साली के चक्कर में आपने अपनी बीवी को अपने रास्ते से हटा दिया और अब हमें गुमराह कर रहे हैं। सर, ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप? वकील साहब, चौकन्ने रहिए। कानून के आंख पे पट्टी जरूर बंधी होती है, लेकिन वो अंधा नहीं होता। संगीता के नए घर में जिस आदमी को आते हुए देखा गया था, ये उसकी स्केच तैयार हुई है। ये स्केच हमने मकान मालिक के बेटे की मदद से तैयार किया है। अनुज, अगर दाढ़ी श्रीकांत के लगा दी जाए तो क्या वो इस आदमी जैसा दिखेगा? नहीं, यह आदमी तो कोई और ही है। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ निशा? मुझे डर लग रहा है राजू। निशा, अब डरने की जरूरत नहीं है, तुम सेफ हो। मुझे तुमसे डर लग रहा है। मुझसे क्यों? तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? निशा, तुम ये फालतू की बातें सोचना बंद करो। तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ, तुम आराम करो। हाँ यादव, बोलो। सर, निशा का पता चल गया है, वो हॉस्पिटल में। निशा? निशा, हमें तुम्हारा बयान चाहिए होगा। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ हमें शुरू से बताओ। सर, हम लोग टेम्पो से बनारस वापस लौट रहे थे। वहां पर सिर्फ कुछ गुंडे आए और हमें चारों तरफ से घेर लिया, और टेम्पो के ड्राइवर को भी वहां से भगा दिया उन लोगों ने। लड़की को लेके अंदर चलो। दीदी, हम लोग तुम लोगों को चाहते। बांध दो इन सबके हाथ पैर। तुमने उनके चेहरे देखे थे? सर, उन सबके चेहरे ढके हुए थे, और सर जब उनमें से एक राधा के साथ जबरदस्ती कर रहा था तो राधा ने उसका नकाब खींच लिया।
और सर फिर उसने राधा को मार दिया। तो फिर उन्होंने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? उसने तुम्हें कहाँ छुपा रखा था? छितौना की कोठरी में छिपाया था। एक बात बताओ, वो गुंडे किसी का नाम ले रहे थे, जैसे बिंदा ठाकुर, श्रीकांत, सिद्धार्थ? नहीं सर। अच्छा, जिसने तुम्हें कोठरी में बांध के रखा था उसका स्केच बनवा सकती हो? हाँ सर, और सर मैंने उसे भी देखा था जिसने राधा को। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों का स्केच बनवा सकती हो और उसी स्केच के जरिए असली कल्प्रिट तक पहुंच पाएंगे। अनुज, पूरे हादसे से तो यही लगता है वो जो कोई भी थे, संगीता ही टारगेट थी उनके लिए। वो संगीता की जिंदगी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। बाकी लड़कियां इसलिए मारी गईं क्योंकि उन्होंने उनमें से किसी एक गुंडे का चेहरा देख लिया था। ऐसा कौन हो सकता है जो संगीता की जिंदगी लेना चाहता? कुल मिलाकर ये पूरा हादसा संगीता की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। निशा, क्या कभी संगीता ने अपनी जिंदगी के बारे में तुमसे कुछ कहा था? नहीं सर, पर सर दीदी 1 महीने से बहुत खुश थी। कह रही थी कि उन्हें उनका प्यार मिल गया है। प्यार? संगीता ने किसी का नाम बताया? निशा के पुलिस को दिए बयान के बाद इतना साफ हो गया था कि अपराधियों का मकसद संगीता को ही टारगेट करना था और उसी के आधार पर पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इस केस के सिरे को पकड़ लिया। उनकी मुहिम इतनी खुफिया थी कि खुद उनके मातहत काम करने वालों को भी इसकी कोई भनक नहीं थी, लेकिन अब उनकी मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया था। क्या बात है साहब? आपका बेटा कहाँ है? आप ऐसे कुछ नहीं बताएंगे। यादव, इन्हें थाने लेकर चलो, वहीं बात करेंगे इनसे। साहब बात क्या वो तो बताइए साहब। आप ऐसा नहीं कर सकते साहब मेरे साथ। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं हम। बैठाओ इन्हें गाड़ी में। साहब गलती क्या है मेरी? साहब ये हो क्या रहा साहब? सीधी तरह से बताइए, आपका बेटा है कहाँ पर? अब ये मत कहिएगा कि बेटा मर चुका है। साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। आप बस इतना समझ लीजिए कि जब पुलिस आपके पास पहुंच सकती है तो थोड़ी मेहनत करने पे आपके बेटे के पास भी पहुंच सकती है। बेहतर होगा हमारा काम आसान कर दें। कौन सा है घर? आपके पति घर पे हैं? हाँ। आठ साल पहले जो आदमी मर चुका था उसका पुनर्जन्म देखकर बहुत अच्छा लगा। सिद्धार्थ वर्मा और सुजीत। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यादव सर, जरा लेकर आओ उन्हें। पापा। अनुज, आप समझे निशा ने क्या कहा था? दीदी ने बस इतना कहा कि उन्हें उनका पहला प्यार मिल गया है। यह है संगीता का पहला प्यार। भाई हमें तेरी कहानी एकदम शुरू से सुननी है। तू 8 साल पहले मर गया था ना, फिर दोबारा जिंदा कैसे हो गया? सर हम और संगीता 8 साल पहले एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन हमारी बिरादरियां अलग थी। उसके घर वाले नहीं माने, तो एक दिन हम दोनों घर से भाग गए और हमने मंदिर में शादी भी कर ली थी। लेकिन उस वक्त संगीता नाबालिग थी, तो उसकी किडनैपिंग का केस हम पर लग गया और उसके बिरादरी वालों से भी हमारी जान को खतरा था। तो हमारे पापा ने हमारी जान और हमारा फ्यूचर दोनों बचाने के लिए हमें यहाँ से भगा दिया और एक रोड एक्सीडेंट में कुचली हुई लावारिस लाश को हमारी लाश बताकर हमें कानून और उन लोगों से बचा लिया था। और मैंने उस लावारिस डेड बॉडी पे सेम अपने जैसा टैटू भी बना दिया था। तो तूने संगीता और एनजीओ की बाकी लड़कियों की हत्या और बलात्कार क्यों करवाया? सर हम तो अपनी दूसरी जिंदगी में बेहद खुश थे।
सर हमने तो शादी भी कर ली थी, बैंक में अच्छी नौकरी भी लग गई थी, लेकिन फिर जब हमारा ट्रांसफर दिल्ली से यहाँ बनारस होने लगा तो अपना चेहरा छुपाने के लिए हमने दाढ़ी मूंछ रखना शुरू कर दिया ताकि कोई हमें पहचान न सके। फिर एक दिन बाजार में संगीता ने हमें पहचान लिया। सुजीत, थोड़ा धीरे बोलो प्लीज। हम सब हमें जानते हैं, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी, तो उसे लेकर मैं अपने दोस्त के यहाँ चला गया। तुम्हारी मौत की खबर के बाद हम जिंदगी से हार गए थे। मेरे माँ बाप ने जहाँ मेरी शादी करवाई, मैंने उसी को अपनी किस्मत मान ली। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, उस घर में वापस नहीं जाएंगे। और वैसे भी हमारी शादी तो आज से 8 साल पहले ही हो चुकी थी ना। संगीता, वो हमारा बचपना था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं ना। जब हम नहीं बदले, तुम नहीं बदले, तो हालात कैसे बदल गए? वो अब हमसे रोज मिलने की जिद करने लगी, पर रोज रोज तो किसी दोस्त के यहाँ पर नहीं मिल सकते थे, इसलिए हमने एक कमरा किराए पे ले लिया। संगीता ने अपने पति श्रीकांत के नाम से एग्रीमेंट बनवा लिया था, लेकिन फिर वो हमसे शादी की जिद करने लगी। तो तूने उसे बताया क्यों नहीं कि तू शादीशुदा है? बताया था सर, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम एक काम करते हैं, हम हमारे पति से तलाक ले लेते हैं और आप अपनी पत्नी से तलाक ले लीजिए। फिर हम दोनों साथ में कहीं दूर जाकर घर बसाएंगे। और एक दिन फाइनली वो अपने पति को छोड़कर हमारे पास आ गई। उसने हमें बताया कि वो अपने पति को तलाक के बारे में बोलकर आई है, लेकिन हम अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए एक एक दिन करके हम उसे टालते रहे। फिर एक दिन उसने हमें बिंदा ठाकुर के बारे में बताया। बिंदा ठाकुर खुद को लोगों का बहुत बड़ा हमदर्द दिखाता है, पर जब हमने उसके काले करतूतों पर से पर्दाफाश करने की कोशिश की तो उसने अपने लोगों के जरिए हमें जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। किसका फोन था? किसी का नहीं। तुम्हारी बीवी का फोन था ना? तुमने उसे अब तक हमारे बारे में नहीं बताया। एक काम करते हैं, हम उसे बता देते हैं। संगीता प्लीज। उस दिन हम सच में बहुत डर गए। हमें लगा अगर किसी दिन अगर संगीता ने हमारी पत्नी को सब कुछ बता दिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे सारे पुराने राज खुल जाएंगे। हम 2 कश्तियों पर सवारी नहीं कर सकते थे। तब हमें बिंदा ठाकुर की धमकी याद आई। हमने सोचा कि अगर कुछ लोग संगीता पर हमला कर दें तो हमें संगीता से छुटकारा भी मिल जाएगा और वो इल्जाम बिंदा ठाकुर पे जाएगा। ये संगीता है, इसका बलात्कार करना है, पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम सिर्फ इसी का रेप करने के लिए गए हो। हर लड़की का रेप होना चाहिए। काम हो जाएगा। हमें लगा अगर उसकी इज्जत ही लूट जाएगी तो वो शर्म से खुद ही आत्महत्या कर लेगी। हमारा उसे मरवाने का कोई इरादा नहीं था सर, लेकिन हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए किया सर। कितने सुंदर विचार हैं तेरे। अगर अपने परिवार को बचाने का इतना ही ख्याल होता तो दोबारा संगीता से मिलता ही नहीं, और अगर मिलता भी तो संगीता को अपनी शादी बचाने की सलाह देता, पर तू तो उसका फायदा उठाना चाहता था। दरअसल तेरी प्रेम कहानी में तूने कभी संगीता से प्यार किया ही नहीं, संगीता ने तुझसे प्यार किया। अनुज, मौत का झूठा नाटक रचने के आरोप में इसके बाप को भी गिरफ्तार करो, सड़ेंगे दोनों जेल में। सर, सुजीत के इकबालिया बयान के बाद पुलिस ने हर मुजरिम को घसीटकर सलाखों के पीछे कर दिया। संगीता से पीछा छुड़ाने के लिए उस सुजीत ने बड़ा ही गलत कदम उठाया, जिसकी कीमत संगीता को अपनी जान और आबरू देकर चुकानी पड़ी। याद रखिए, जिंदगी में कई मोड़ आते हैं, लेकिन एक बार रास्ता चुनकर आगे बढ़ने के बाद पीछे पलटने से पहले सभी पहलुओं को गौर से देख लेना चाहिए। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।